सही लगा भाई इधर ही माइक्रोफोन ही है। हाँ चेक करें आवाज आ रही है साउंड कम है। दोस्तों हेडिंग डालें अपने पास आउटसोर्सिंग। बेटा आवाज अब क्लियर है या नहीं ये बताओ। आवाज क्लियर है तो डायरेक्ट चल रहा है। ये देखो लड़के देखो ये डायरेक्ट चल रहा है क्लियर आवाज है बिल्कुल। इसका माइक जो है ना डायरेक्ट ज्यादा से कर रहा है माइक के इशू है। बेटा आप लोग क्लियर करें ऑनलाइन वालों आपसे वेट कर रहे हैं हम। ये आपको आवाज आ रही है बेहतरीन। चलें शुरू करते हैं। सही है यार दोस्तों आपको पीछे तक आवाज आ रही है ना क्लियर। माइक से नहीं आ रही वैसे कानों तक पहुंच रही है। माइक करूंगा फिर ये इनको एको होना शुरू हो जाएगा फिर इनको ऐसे आवाज नहीं आएगी। ये क्या नाम लेकर आया देखना पड़ेगा। दोस्तों किसी ने गाड़ी गलत पार्क की हुई है AZG 256 AZG 256। हेलो हेलो हाँ सही आ रही सही आ रही सही आ रही सही हेलो सही सिग्नल नहीं दे रहा कौन सा हटाऊं। दोस्तों बताएं अब आवाज आ रही है चेक कीजिए प्लीज जल्दी से स्टूडेंट्स। आवाज की क्लैरिटी आवाज का वॉल्यूम बताएं प्लीज। नो सर यस सर या नो सर आवाज आ रही है माद। जाओ सर नो सही नहीं है। अरे सायरा बेटा सही नहीं आ रही आवाज। माद आप बताएं पहले ज्यादा क्लियर थी। अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं लड़कों। हाँ देखो यार दोस्तों अब चेक करें। अब माइक निकाल दिए डायरेक्ट हम चल रहे हैं।
अब आवाज आपको बेहतर लग रही है क्या इस वक्त? आखिरी बात अब देख दोस्तों आप सही थी ना आवाज, आप लोग क्लियर बोले ना। हाँ भाई ठीक है दोस्तों, अब इससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत हल्की है ना आवाज? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, शुरू करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों, आपके सामने दोस्तों आउटसोर्सिंग की हेडिंग आ रही है और आउटसोर्सिंग का टॉपिक आ रहा है आपके पास। दोस्तों आउटसोर्सिंग आज के टाइम्स में बिजनेस की सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें कुछ बातें मैं लिखूंगा, वो आपने भी साथ साथ कॉपी करनी है। आउटसोर्सिंग को बाय इट्स नेम तो सब जानते हैं कि भाई अपने किसी ऑपरेशन को उठाना और बाहर किसी दूसरी एंटिटी को दे देना। एग्जाम्पल यूं समझें, एक एयरलाइंस की एग्जाम्पल लिखें, एयर ब्लू की एग्जाम्पल। एयर ब्लू की एग्जाम्पल लिखें। क्या एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल ये दोस्तों कि एक एंटिटी है जिसका नाम एयर ब्लू है। मैं टाइप करता हूं ताकि आपके लिए एक एंटिटी अपने ऑपरेशंस शुरू कर रही है और उसके बिल्कुल शुरू के दिन है। टेक्निकली स्पीकिंग उनका फोकस किस पे होना चाहिए? कोर ऑपरेशंस पे। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए भी याद रखनी है, पेपर में लिखने के लिए भी याद रखनी है। दे आर न्यू, दे विल फेस चैलेंजेस। एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स स्टेब्लिश्ड हैं, वो अपनी मार्केट बना चुके हैं। सो न्यू कमर्स या न्यू प्लेयर्स जो मार्केट में आएंगे, उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट, क्या करना पड़ेगा बिजनेस को? दे नीड टू सर्व द बेस्ट ऑफ देयर सर्विस। ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर अपनी बेस्ट सर्विसेज मार्केट में देनी है तो बेस्ट सर्विसेज देने के लिए आपका फोकस कहां होना चाहिए दोस्तों? बोलो, कोर ऑपरेशंस पे।
अब आपसे क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाऊं दोस्तों? अच्छा दोस्तों, चले अब बात करते हैं, ठीक है? सब साथ हैं? मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करके कुछ बात आपके सामने पेश करता हूं, ये आपके लिए। कॉपी नहीं कीजिएगा, मैं इसमें सेलेक्ट कर दूंगा, फिर वो कॉपी कीजिएगा, सही है? देखें, इसको थोड़ा सा, इसका साइज अगर इंक्रीज कर दूं तो अब बेहतर हो जाएगा, लाइक दिस। अब पढ़ें दोस्तों, मिलके पढ़ते हैं। व्हेन कंसिडरिंग, क्या फैसला करते वक्त बताओ? व्हेन कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस, द फर्स्ट थिंग टू डिटरमाइन इज which activities are considered core and which are not। तो ये समझ लेते हैं, फर्स्ट थिंग टू डिटरमाइन, पहली बात जो डिटरमाइन करनी है दोस्तों, वो क्या बनी? कोर है या नॉन कोर है? देखिए, ये कॉपी करने वाली बात है, अभी नहीं कीजिएगा यार, मैं कह रहा हूं ना, पहले समझ लें। आपने किसी को पढ़ाना है क्लास के बाद, ये समझे, ठीक है? कोर नॉन कोर ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो होता ये है कि किसी चीज को मैं कोर समझता हूं, आप कहेंगे सर ये तो नॉन कोर चीज है, ये किसी से करवा ले। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं किसी को ऑपरेशन नहीं दूंगा, ये तो मैं खुद करूंगा। एक बात। दूसरी बात, देयर इजंट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू दिस डिसीजन। क्या मतलब? आप मेरे पास आके कोई ऐसी बात करवा के नहीं जा सकते मुझसे एग्री, कि जहां जाके आप इस बात को अप्लाई करेंगे आपको फैसला मिल जाएगा आउटसोर्स करना है नहीं करना, आउटसोर्स करना है नहीं करना। भाई, बिजनेस के बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एयरलाइंस की एक्टिविटीज अभी आपको दिखाता हूं। तो एक एयरलाइन है, उसकी एक्टिविटी के अंदर हायरिंग तो होगी ना, बेसिक एचआर। अच्छा, प्रोक्योरमेंट होगी कुछ? प्रोक्योरमेंट होगी ना। एयरलाइन जहाज की खरीदारी के अलावा भाई, जो बहुत कुछ ऐसा है जो एयरलाइंस में खरीदना पड़ता है। इसी तरह एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट एक अलग से होगा, जिसके अंदर हम पायलट्स मैनेजमेंट होगी, क्योंकि एक अलग लोग हैं। फिर क्रू मैनेजमेंट अलग होगी। इसी तरीके से एयरलाइन के अंदर, एयरलाइन यानी प्लेन के अंदर, उस फ्लीट के अंदर, उस पर्टिकुलर कैरियर के अंदर, उसकी मैनेजमेंट एंटायर एक अलग चीज है। फिर साथ साथ हमें एयरलाइन की बुकिंग की दुनिया पूरी अलग है। यानी जिस जिस चीज को देखते जाओ, वो पूरी इतनी ह्यूज है कि हमें लगता ही नहीं किसी को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। बेटा, अगर टिकटिंग आउटसोर्स कर दिया तो यार कस्टमर तो हमारे पास आ ही नहीं रहा। जिसको आउटसोर्स किया उसने किसी और के लिए बुक करना शुरू कर दी, फिर वसवसे आना शुरू कि यार अगर हमने आउटसोर्स कर दिया और उसने अपने आप को आउटसोर्स कर दिया, जिसको हमने आउटसोर्स किया, हमने किसी को आउटसोर्स किया कि हमारी पूरी टिकटिंग आप देखेंगे। इसका मतलब हमने कहा हम कस्टमर से डायरेक्ट डील, आप एयर ब्लू बन के डील करना। मैंने एयर ब्लू का नाम रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है? तो आप एयर ब्लू बन जाए, हमारी तरफ से टिकटिंग आप करें। तो अगर एयर ब्लू वाले टिकटिंग करने में कहीं कमी दिखाएंगे,
ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, मैनर्स अच्छे नहीं होंगे, बात करना अच्छा नहीं होगा, सर्विस अच्छी नहीं होगी, इवेंचुअली नाम किसका बुरा होगा? मैं आउटसोर्सिंग स्टोरी में ही आपके जहन में उतार दूंगा, एंड में समरी के पॉइंट्स लिखूंगा, आपको सारे समझ में इंशाल्लाह आए हुए होंगे। सही है? तो एक बुराई ये होती है कि आप ये सोच के आउटसोर्स नहीं करते इसने गलत किया तो मरूंगा मैं। नहीं, मेरी बात समझे? ये घड़ी है एक ब्रांड की, ठीक है, और ये फॉर इयर्स चल रही है, स्टेनलेस स्टील है, आपको दूर दूर तक स्क्रैच नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल आंखें यूं करके और यूं करके देखेंगे ना, चेक करके, तो इस घड़ी के ऊपर भी आपको छोटे छोटे स्क्रैचेस दिखेंगे। लेकिन इसी को स्टेनलेस ही कहते हैं भाई, ये भी स्टेनलेस ही कहलाता है कि किसी को सामने दिखता नहीं कि स्टेन लगे हुए हैं। इस क्वालिटी का स्टील अगर इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, इन्होंने कहा हम अंदर की मशीन बनाएंगे जिसके अंदर पोजिशनिंग है, जगहें हैं, सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, हम ये बनाएंगे, बाकी शीशा भी आउटसोर्स, ये चेन भी आउटसोर्स, इसका डब्बा भी आउटसोर्स। तो एक डर तो जरूर है ना कि जो जिस चेन की वजह से लोग खरीदते थे, अगर वो बात नहीं रही तो लोग बोलेंगे नहीं यार अब स्क्रैच इसमें मुंह पे दिखते हैं, अब ये यार वो वाली बात क्वालिटी नहीं रही। तो ये डर की वजह से लोग आउटसोर्स। तो अब मुझे बताओ, आउटसोर्स करना आसान फैसला होता है? कहने को तो आसान होता है लेकिन होता नहीं है। आप अपनी पूरी कंपनी की एग्जिस्टिंग गुडविल को एट स्टेक दे रहे होते हैं किसी और के हाथों। अगर वो इसको ना ले तो फंस गए गए उसने अगर उसको सस्टेन नहीं किया, उसने उसको मेंटेन नहीं किया, तो फंस गया। आइए आगे पढ़े मेरे साथ। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों बताओ? कैरियर से मुराद क्या है? एयरलाइन। भाई इसे कैरियर बोलते हैं ना, कैरी करने वाले। जहाज कैरी करता है ना लोगों को, सामान को। सही? तो एयरलाइंस कैन reach different conclusions regarding which aspect of their business they, while one may determine that ticketing agents by a third party, another may decide that they are part of the airlines. अच्छा, अब मैं यहां पे सवाल करूंगा, ये इस पूरी स्लाइड का जो पूरा लिखा हुआ आपके सामने रखा है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है बताएं? इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, कोर नॉन कोर का फैसला डिसाइड करेगा किसको अपने यहां से बाहर भेजना है। अब यहां पे मैं कुछ बात करूंगा जो इन यूं समझ लें, हम कहते हैं ना ये अनप्लग वर्जन है, ये लिखना नहीं है, ठीक है? ये आप और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखेंगे नहीं आप लोग, सिर्फ सुनेंगे। बेटा ये ध्यान में रखो कि जिस पार्टी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर, जिस मैनेजमेंट के अंदर ये हिम्मत है कि वो दूसरों से काम निकलवाना जानते हैं, तो वो अच्छी अच्छी चीजें भी आउटसोर्स करके काम करवा लेते हैं। जिनको ये कमांड है ना कि मैं इसको काम दूंगा और फिर इससे काम निकलवाऊंगा, और काम गलत होने पे इसको रेप्रिमांड भी करूंगा, और नेक्स्ट टाइम इससे क्वालिटी इंश्योर भी करूंगा, 4 इस पे पेनल्टियां भी लगाऊंगा, ऐसी बार्गेनिंग पावर और ऐसी स्किल्स हैं, तो आज मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स चीजें आउटसोर्स करके बैठे हुए हैं। पूरा पूरा आप बोलेंगे तकरीबन सेटअप आउटसोर्स है, लेकिन सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं लोगों को मैनेज करना। मैं आपसे कहता हूँ बेटा ये ठीक कर दें, ये लैपटॉप को यहाँ पे आए, आप ठीक करने लगेंगे, मैं बोलूंगा 1 मिनट रुके मैं कर देता हूँ। सही है, जिस तरह आप कर रहे होंगे मिसाल के तौर पे। समटाइम्स आप किसी को काम बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं छोड़ो यार मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, आप उसको रोक देते हो क्योंकि आप बोलते हैं यार वो क्वालिटी नहीं आ सकती, या वो केयर नहीं है, वो स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे। तो कुछ जगहों पे आप मजबूर होकर बोलते हो मैं ये काम किसी और से करवा नहीं सकता। एग्जैक्टली गेम यही होती है आउटसोर्सिंग में। जिनके कद इतने बड़े हो जाते हैं वो ये बोलते हैं हम, ये हमारा काम है, हम पैसे देके करवाएंगे और करवाएंगे भी अपने तरीके से। उनकी मैनेजमेंट यानी कि काम निकलवाने का तरीका असल होता है, आउटसोर्सिंग के डिसीजन वो बाद में सोचते हैं। ये वो बात थी जो मैंने आपको बताई कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जिन्हें, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सटाइल्स बनवाता हूँ, मैंने कहा यार टेक्सटाइल्स में कपड़ा बनाना और फिर गारमेंट्स को स्टिच करके बेचना मेरा काम है। आप सोचें मैंने कपड़े की पूरी स्टिचिंग भी आउटसोर्स कर दी है, रश बहुत है मेरे पास, मेरी फैक्ट्री
लाइंड अप हुई है, 300 पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए दिन के। तो मैंने जाके पड़ोसी वाली फैक्ट्री से बात की, ऐसे ही काम चाहिए, और अगर डिफेक्ट आया पूरा पूरा माल वापस करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। ये इंश्योर किया कि वो मेरा काम बना के देगा, और उस रेट्स पे देगा कि मार्केट में मैं बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप हैरान होंगे। मैं आपको बताता हूं, ये चलें, ये तो आपके तजुर्बे की बात है, आपको तजुर्बे के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके यहाँ ऑयल कौन सा आता है? किसी के यहाँ ईवा आता है, ईवा आता है। किसी के यहाँ और नाम बताओ, सोया सुप्रीम है, सही है। अब आप मुझे बताएंगे, आप ध्यान में रखिएगा, लोगों के जहन में है ये ब्रांड्स आपस में compete कर रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ कुछ रुपए पे compete कर रहे हैं। व्हाट इफ, मैं सवाल भी ऐसे कर रहा हूं, आपको सोचने में मजबूर करूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, कंपनी ए का तेल के रिजर्व्स कम हो जाते हैं, वो कंपनी बी, आपके घर में एक तेल आ रहा है, आपके घर में एक और आ रहा है, आपसे तेल लेते हैं जहां से आपकी कंपनी का तेल आ रहा है, कंपनी बी, वहां से कंपनी ये तेल लेती है और कंपनी ए की बॉटल्स में डालती है, आगे बेच देती है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं रूटीन प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है, मतलब कोई ऐसी ऑकवर्ड बात भी नहीं है। इट्स लाइक दिस, कि आप कोलाची खाने जाएं और आपने कहा यार वो मखनी हांडी दीजिएगा, स्टेक दीजिएगा, वो बाहर निकले, फटाफट जाए, सज्जाद देगा यार, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, और आपको हंसी आई। आपने कहा यार कोई सर कोर ऑपरेशन आउटसोर्स करेगा, हाँ रेस्टोरेंट्स में नहीं हो सकता, लेकिन करने वाले यहां पे भी कर लेते हैं, सही है, करने वाले यहां पे भी कर लेते हैं। तो अब बात सुनना सबर, अब आपसे कोई अगर बहस करेगा ना प्रैक्टिकली, यार कोर ऑपरेशंस आउटसोर्स नहीं होता है, बोलेगा एक्सक्यूज मी यार दोस्त, दुनिया में सब आउटसोर्स होता है, सब, पूरा पूरा बिजनेस मॉडल आउटसोर्स होता है। एक बंदा ऑफिस, एक ऑफिस लेके बैठा है और उस ऑफिस में वो अकेला है, पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन के टेंडर आया, उसने बिड किया कि मैं इतने बना के दूंगा, उसको बोला आप कौन, उसने एक प्लम्बिंग सर्विसेज वाले, एक कारपेंटिंग सर्विसेज वाले, एक कंस्ट्रक्शन के सब कॉन्ट्रैक्टर्स, मेसनरी सर्विसेज वाले, वगैरह वगैरह वगैरह, सबको टूल अप कर दिया। उसके पास 10-10 राब्ते में, उसने अपने ग्रुप में मैसेज चलाया, मुझे कंपेटिटिव प्राइस चाहिए। कौन सी प्राइस? उस 10 में से 3 आ गए प्राइस कम कर करके, उधर भी उसने आपस में उन्हें लड़ाया और सबसे कम रेट में डील लॉक की, उनकी प्राइसेस का टोटल करके आगे बिड कर दी, यार ये मैं डन करके दूं। अब काम क्या है इसका? खुद तो बीच में फेस एक हो गया ना, सामने जो कंपनी उनको काम दे रही है वो भी खुश है, वो बोल रहे हैं हमें 4 लोगों से डील नहीं करना, हम तो एक गर्दन पकड़ेंगे। तो एक बंदे को अकाउंटेबल करना आसान है बनिस्बत ये कि 4 कंपनियों को अकाउंटेबल करो, क्योंकि लोगों की टोपी ड्रामे आपको पता है खत्म ही नहीं होते, वो सर बिजी हो, वो खांसी आ गई थी, वो ये हो गया था। तो ऐसे मौके पर ये आउटसोर्सिंग अपना असर दिखाती है। अच्छा, कभी कभार इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, कुछ जगह आप कई नाम सुनोगे, पढ़ते हुए आएगा, ऑफ शोरिंग का वर्ड भी आता है बेटा, कहीं को सोर्सिंग भी आता है, को, सीओ, को। इसी तरह बेटा वर्ड्स आएंगे, मैं आपको और बताता हूं कि आउटसोर्सिंग, को सोर्सिंग, इनके अलावा समटाइम्स ये भी आएगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऑपरेशंस भी क्या होते हैं? आउटसोर्स होते हैं। तो ये सारी बातें वो हैं जो अभी सामने आएंगी। अब मुझे बताएं, जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मीट ले रहा है, मीट किसी और से परचेज कर रहा है, तो मीट का अपना ऑप्शन जो है ना, अपने पास मीट की सोर्सिंग नहीं है, वो उसकी मार्केट से परचेजिंग कहलाएगा। अगर मीट की परचेजिंग ही किसी के हाथ में दे दी कि भाई तुम खरीद के लाके दे देना, तो इसको बोलेंगे परचेजिंग आउटसोर्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलेंगे प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट आउटसोर्स्ड है, उसके वेंडर तय कर दिए, वो वेंडर हमें खरीद के लाके देता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा दोस्तों, अब बताओ इसकी समरी क्या नोट करोगे? डिटरमाइनिंग core and non-core is the first step in the decision of outsourcing. ये नोट कर लो अपने पास, कीवर्ड्स नोट कर लो।
हाँ बेटा डन. सॉरी. The first thing to decide is to identify the core and non-core activities. बस सिंपल, इस तरह याद रख लें. बेटा अगर आपको याद रखने के लिए, हाँ ये टिकटिंग एजेंट्स वाली एग्जांपल लिखनी है. अगर फॉर एग्जांपल समझाने का मौका मिल जाता है कि डिस्प्यूट कैसे बनता है, तो कोई फॉर एग्जांपल आप कहती हैं, जैसे अभी पूछ रही थी, आप कहती हैं सर टिकटिंग एजेंट्स तो मेन है मेरी नजर में. मैंने कहा बेटा मेरी नजर में वो मेन नहीं है. मेरी नजर में वो टिकटिंग एजेंट के पास बंदा आएगा, मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा. मेरे पास आईटी का सेटअप है, इसको आउटसोर्स करते हैं. आप कह रही नहीं सर नहीं करते. टिकटिंग एजेंट के पास जो बंदा आता है वो तो कस्टमर होता है सर. कस्टमर वाली जगह कैसे आउटसोर्स करें? मैंने कहा बेटा हिम्मत करें, कर सकते हैं. डिस्प्यूट आ रहा है, मैं कह रहा हूं कोर नहीं है, ये कह रही है कोर है. डन है दोस्तों? बेटा वो आउटसोर्सिंग की एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यूं समझे, ऑयल बेचने वालों को तो ये फिक्र होनी चाहिए थी ना, ये तो हमारी मेन चीज है, इसको तो आउटसोर्स करने तौबा अस्तगफिरुल्लाह हम कभी सोच ही नहीं सकते. लेकिन देखो जब खरीदारी का वक्त आया तो उनके पास मार्केट से ऑयल नहीं था, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, ऑयल की आसान लफ्जों में बताता हूँ, प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी. तो बेटा ये इंटरनल ऑपरेशन था, ये एक्सटर्नल इंटरनल था. अब मैं जब ऑपरेट करके प्रोसेस करके खुद नहीं बना रहा, तो मैं कहीं और से लूंगा, तो बेटा मैंने अपनी चीज को आउटसोर्स कर दिया ना. अब इसको ये बोलें कि मैंने अपने ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया, मैंने अपनी प्रोक्योरमेंट को आउटसोर्स कर दिया, मैंने अपनी सप्लाई को आउटसोर्स कर दिया. इन अदर वर्ड्स मैंने चीजें सोर्स करी किसी बाहर से, अपनी चीज नहीं थी. तो इसको टेक्निकली क्या नाम देंगे? हम प्रोक्योरमेंट आउटसोर्स दे दिया. अब देखें जी, बेटा टेम्परेरी भी होती है, बिल्कुल वक्ती तौर पे होती है. मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल समझिएगा बेटा. आप एग्जांपल ये कि जे डॉट आप चलाते हैं, सही है, जे डॉट खाड़ी आप चलाते हैं, और अभी कोरोना का सीजन गुजरा और आपको पता है सबके सीजन खराब हुए, ठीक है, जितनी भी सेल्स हुई जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद कुछ इदारों ने बहुत कमाया, जिनमें थे सुपरमार्केट्स, और कुछ बेचारों ने बहुत लॉस किया. लॉस तो नहीं बोलूंगा मैं, उनके बड़े बड़े ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई. एग्जाम्पल देता हूं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अभी कौन सा चल रहा है? क्वार्टर नंबर 4 चल रहा है, क्वार्टर 4 चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. बेटा ये प्रैक्टिकल बातें, सलमान इधर इधर सुनो. क्वार्टर 4 चल रहा है, क्वार्टर 1 मार्च में एंड था, क्वार्टर 1 के अंदर ही कोरोना शुरू हो गया था, और क्वार्टर 1 के अंदर ही लॉकडाउन का हिसाब किताब शुरू. तो क्वार्टर 1 को तो किसी तरह धक्के लगा लगा के कंपनी ने चला लिया. क्वार्टर 2 जिसमें रमजान ईद थी, क्वार्टर 3 जिसमें बकरा ईद थी, और जून जुलाई शादियों का सीजन जो आता है, ये सीजन्स थे. अब सुनिएगा, इन सीजन्स में मैं आपको नंबर्स को कोट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल एक चीज बनती थी 1000, तो वो 1000 बनती थी, फिर शॉर्ट पड़ती थी, फिर बनती थी, फिर शॉर्ट पड़ती थी, फिर बनती थी.
इस दफा क्वार्टर 2 की चीज चलते चलते क्वार्टर 3 में आके बैठ गई है, क्वार्टर 4 में भी वही चल रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा इन्वेंट्री करें क्या। एक बंदा 28, क्योंकि टॉपिक अगला यही आ रहा है, डी लेयरिंग डाउन साइजिंग। ये मैंने लिंक किए हुए टॉपिक्स, जैसे आईटी वाले एक साथ पढ़ा दिए, इसी तरह ये आउटसोर्सिंग, डी लेयरिंग, डाउन साइजिंग ये एक साथ लिंक कर दिए। तो अब सुनना, एक बंदा 28 लाख रुपए की तनख्वाह पे था, बोलो कितनी, 28। तो 28 लाख रुपए का जिसका पैकेज होगा, गाड़ी आपकी सोच है, गाड़ियां आपकी सोच है, उसके अलावा जो बेनिफिट्स थे वो अलग। कोरोना में जब उसको निकाला तो 28 लाख वाला बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ना, महीने के वो कुछ भी ला के नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने घर से सेल थोड़ी लाता था कि खानदान के उसके 25,000 लोग हैं, डेली बोलता हूं मेरी कंपनी से खरीदो। ये काम तो नहीं था उसका। उसका काम तो ये था कि कंपनी के लिए कुछ ऐसा करना कि मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर जो वॉक इन है, मोबाइल पे हैं, वो खरीदारी करें। लेकिन भाई कोई खरीदने निकलेगा तो होगा ना, अच्छा खरीदने निकले भी, लेकिन लोग बोल रहे हैं भाई पहले डबल रोटी, अंडे, दूध, ये आटा, इनकी फिक्र कर लो। और जिसके पास पैसे बच रहे हैं, अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसान के दिल में ये आ रहा है कि यार ये पैसा मैं चैरिटी कर दूं, इस ईद को हम लोग थोड़ा लो गुजार लेंगे। ऐसा ही हुआ ना, कितनी जगह आपके पास चांस था, आप कुछ खरीदते, आपने बोला यार मैं नया खरीदूं, तो इससे बेहतर है यार मेरी वजह से कोई गरीब कुछ जी लेंगे अच्छी जिंदगी, कोई मसला नहीं, उनको राशन दे दिया। कितने राशन तकसीम हुए आप जानते हैं, मतलब हद हो गई माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह यहाँ पे राशन बटा है। ये पाकिस्तान के सरवाइव करने की कोरोना में वजह ये थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, लोगों की गिव अवेज बहुत अच्छे थे जो हमेशा से अच्छे रहे। इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर लोगों ने, इसमें भी अगर कोई बिजनेस माइंडेड था तो उसने भी नियत करी, अल्लाह मैं 1 दूंगा आप 70 देंगे, अल्लाह रमजान में दे रहा हूँ 700 नहीं, अल्लाह पाक 7,000। तो वो उसने अगर ट्रेडिंग की नीयत से भी दिया, लेकिन यकीन ईमान था तो दे दिया ना। दूसरी जगहों पे ये नहीं था, वो बोल रहे थे यार अगर मेरा रिजर्व कम होगा तो होगा क्या, हमारा ये था हम बोलते कम होगा अल्लाह देगा, बस दे यार दे। बिकॉज जिनको अल्लाह से लेना आता है, उनकी एक बड़ी बात बता रहा हूं, वो कहते हैं, हम हमारे तो बड़े हैं इस वजह से बता रहा हूं मैं, वो ये कहते हैं कि जब देना बंद कर दोगे तो आना बंद हो जाएगा, और जितना हाथ खुला रखोगे उतना आता रहेगा। ये बातें आपकी अम्माएं भी कहती होंगी, भाई हाथ रोकना नहीं, देते रहो देते रहो, देते रहोगे। जब तुमने काउंट करके हिसाब किताब सब करना शुरू किया, तुम्हारा भी मैटर वैसे ही हो जाएगा। और तुमने देना शुरू किया, मैं ये नहीं कह रहा रोड पे हर मांगने वाले को दे, आपके पास आइडेंटिफाइड बहुत सारे लोग होते हैं जो मांग भी नहीं सकती, घर में होती हैं, बेवा है, फला है, ये है वो है, उधर जाके आप हेल्प करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवाम ने हेल्प करी। तो 28 लाख वाला बंदा जॉब से फारिग हुआ। जब वो फारिग हुआ तो मुझे बताएं वो किसी से कितने लाख की जॉब लेगा, आप मुझे बताएं। कोरोना के दिनों में 28 लाख वाला बंदा, घर का बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, 10 लोग भी घर में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है 4 लाख में खर्चा हो जाना चाहिए महीने का। लेकिन अभी कोई 4 लाख की जॉब देगा? अगर ये 4 लाख डिमांड करता है, 4 लाख की जॉब दे दे मुझे, तो ये सोच रहा है कि जब कोरोना खत्म होगा तो फिर मैं पुराना वाला 28 पे तो मर के भी नहीं आ सकता। 7 महीने में जो कमाऊंगा वो 1 महीने में कमाता था 4 लाख पे। तो बताओ उसकी बार्गेनिंग पावर क्या रही। अब कोरोना में कोई आपको 22 लाख, 20 लाख, 10 लाख भी ऑफर नहीं करेगा दोस्त। अभी एक और बंदे का केस था, इसी तरह एक बंदा बड़ा फारिग हुआ, यूं समझे आप, और जब उसको इंटरव्यू टेबल पे लाया ना तो उसको बोला यार आपकी चीजों को देख के तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि हम आपको क्या ऑफर करें, वो भी कंपनी बड़ी है। ये आपने कारसाज के पास एक पीर पगाड़ा वाला रोड है, अंदर बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, बहुत खूबसूरत सा व्यू आता है, बहुत ज्यादा ट्रीज है, रिच ट्रीज है पुराने वक्तों के। तो उस जगह उधर उनका ऑफिस है। अब बातचीत हो रही थी, उनसे बात हुई, और बात करके उनको बोला कि यार आप बताएं खर्चा कितना है। सोचे इंसान कितना झुक जाएगा। आप इमेजिन करें ना, 28 लाख रुपए पर मंथ। तो आप ये नहीं बोलोगे वो पैसे की सिगरेट बनाते होंगे, उड़ाते होंगे, नहीं भाई। 28 लाख रुपए में क्या पता 14 लाख रुपए चैरिटी करते हो, हमें क्या पता। पता नहीं कहाँ किसी नेकी के इदारों में लगाते हो, किसी ओल्ड होम में लगाते हो, किसी अपाज बच्चों में लगाते हो, ब्लाइंड्स में लगाते हो। लोग ऐसे लगाते हैं पैसे, अल्लाह जो दे रहा होता है ना आपको दिख नहीं रहा होता। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, खामोशी से मैं बता रहा हूँ इतने काम कर रहे होते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, डोनेशन उनकी अकाउंट्स में नहीं आती, वो ऐसे करते हैं बस आ जाए चले गए,
उठा लो और ये लेके दे, बस चुपचाप, पता भी न चले, ऑफिस में नहीं पता लगने देते, अपनी ड्राइंग्स दिखा देते हैं, ऐसे चैरिटी करते हैं दोस्तों, ऐसे थोड़ी चल रहा है पाकिस्तान। तो अब पॉइंट समझना दोस्तों, पॉइंट समझना, पॉइंट ये था कि अब उससे पूछा इंटरव्यू में कि दोस्त अब तो सब चीजें आउटसोर्स हो गई, हम तो अपना कुछ भी नहीं कर रहे, अब आपको जॉब पे रखें तो आप बताएं कितने पे आएंगे, क्या पैकेज होंगे। आप इमेजिन करें इतनी ऊपर तनख्वाह पे काम करने वाला हिसाब लगा रहा है महीने के मेरा खर्चा कितना है, वो बोल रहा है यार मैं क्या मांगू, मैं तो इस लेवल का बंदा था, लेकिन अगर मैं देखूं बिल है, मेरे बच्चों का स्कूल है, ये है, 80,000 ये हो गए, ये कुछ 1.5 लाख 2 लाख अगर आप दे दें, वो बोल रहे नहीं यार इतने नहीं दे सकते, और कम करो। 28 लाख वाला जीरो पे आके बैठेगा नहीं, वो बोलेगा कुछ करूंगा मैं, वो घर पे बैठेगा नहीं कि यार अब ऑफर आएगी फिर मैं 28 नहीं तो 24 पे जाऊंगा, वो गया, दौर गया 28 वाला। अब वापस से बार्गेनिंग 12-10 से शुरू होगी जब ये मार्केट बढ़ेगी, ठंडी मार्केट है। तो ऐसा ही हाल दोस्तों इधर भी हुआ है, ये जो चीजें आउटसोर्स हुई है ना, इसके पीछे रीजन ही ये बने। कितनी जगह कैंटीन्स बंद हो गई, अब जब कैंटीन्स बंद हुई तो इन हाउस कैंटीन वो चला नहीं सकते, उन्होंने दिन के स्कूल वालों ने 200 समोसे 200 पैटीज आउटसोर्स कर दिए। पहले उनका अपना एक बंदा था, उसकी सैलरी थी, तेल आता था, वो फ्राइज भी बेचता था, बोले ये सब नहीं है अब ये समोसे हैं पैटीज हैं, अपनी स्कूल के एक टीचर को बोला ब्रेक में आप खड़े हो जाएंगे, आप बेचेंगे इतने इतने प्रॉफिट पे, बस कैंटीन की टक शॉप की विंडो खत्म, आउटसोर्स। तो आउटसोर्सिंग से दोस्तों एक तरफ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं, इसमें भी शक नहीं है, और दूसरी तरफ बेटा मुश्किल हालात भी आए हैं लोगों के ऊपर। आइए मैं आगे आपको कुछ दिखाता हूं, गौर से पढ़िएगा। वंस क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो। क्या लिखा है? वंस द कोर ऑपरेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, मोस्ट बिजनेसेस विल चूज टू कीप, जबरदस्त। देखिए जब कोर ऑपरेशंस आ गए ना, तो बिजनेस क्या बोलेगा, इन सब चीजों को मैं अपने पास इन हाउस रखूंगा फॉर अ वैरायटी ऑफ, इंक्लूडिंग द नीड टू क्लोजली मैनेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ये असल बात है, आपका आर्ग्यूमेंट होगा पेपर में, केस आएगा, आपका आर्ग्यूमेंट यहां से आएगा। देखो मैं बुक से नहीं बता रहा बात है, ये मैं आपको पूरा तैयार कर रहा हूं, इंशाल्लाह सीफैप में भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बिजनेस फैसला क्या करेगा, उन सर्विसेज को इन हाउस रखना है जो क्या है, अच्छा मैंने कोर ऑपरेशंस को कहना भूल गया, सॉरी, कोर ऑपरेशंस, ठीक है। तो कोर ऑपरेशंस आइडेंटिफाई होने के बाद आप क्या फैसला करेंगे दोस्तों, इनको क्या रख दें बेटा, बोले इन हाउस रखते हैं। डन हो गई बात दोस्तों, पूरी क्लास समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट बात। बेटा जी प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें। एक सवाल आया है, वन साइज फिट्स ऑल का क्या मतलब है। पीछे स्लाइड पे एक वर्ड आया था, एक फ्रेज आया था, वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल, ये स्टूडेंट्स ना सारे के सारे ना ये बड़े नाशुक्रे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे सर वन साइज डजंट फिट्स ऑल, सर हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता। मैं कहूँगा, नहीं यार कुछ आप जैसे अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सारे बड़े नेक होते हैं, आप कहेंगे नहीं सर कुछ मेरे दोस्त हैं बता रहा हूँ वैसे नहीं है वो। ठीक है, एक मिनट अब सुनिएगा प्लीज, समझाना क्या है, समझाना मेरे दोस्तों बच्चों ये है, वन साइज फिट्स ऑल का मतलब होता है एक एब्सलूट रूल जो हर जगह फॉलो होगा, जबकि वो फॉलो नहीं हो सकता।
जी बेटा बोलिए। जी शाबाश बेटा। फूड पांडा की डिलीवरी आउटसोर्सिंग कहलाएगी बेटा, प्लीज सुनिएगा। अगर आपने अपनी डिलीवरीज बंद कर दी हैं, वरना फूड पांडा आउटसोर्सिंग नहीं कहलाएगा बल्कि एक्सटेंशन इनटू ई बिजनेस कहलाएगा। व्हाट फूड पांडा डज इज, सुनिएगा। फूड पांडा का मॉडल कितने लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? हाँ शाबाश। फूड पांडा एक कंपनी है, आपके पास आया, आप रेस्टोरेंट पे कुछ बेटा पिज्जा बना के आप लोग सेल करते हो। मैं आया, मैंने कहा आपका पिज्जा कितने का बिकता है? इन्होंने कहा सर 1000 रुपीज। मैंने कहा ठीक है, आपकी सेल्स मैं कर दूंगा, 1 महीने बाद आपको पैसे लाके दूंगा। आपने कहा सर 1 महीने बाद? मैंने कहा हाँ 1 महीने बाद। फिर आपने कहा सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे 1000 में से? मैंने कहा बेटा मिलेंगे आपको 650, 35% तो मैं रखूंगा। आपने कहा ठीक है सर, फिर मैं अपनी प्राइस कर लेती हूँ 1350, मैं अपनी प्राइस कर लेती हूँ 1500। आपने देखा हो कुछ चीजें फूड पांडा पे महंगी मिलती हैं, और उन्होंने जो प्राइस अप किया हुआ होता है ना, तो उन्होंने ग्रॉस किया हुआ होता है, फूड पांडा के मार्जिन को उसमें मिला लिया होता है। फूड पांडा लेट से 35% अपने पास रखता है, 65% देता है, फिर 35% अपने पास रखने में देता भी फौरन नहीं है, वो एक टाइम है, उस पीरियड के बाद देता है। तो फिर कंपनीज क्यों है? क्योंकि जब मेरे 4 कंपेटिटर फूड पांडा पे जा चुके तो मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरी मार्केट गई। तो एक तो इसलिए भी जाना है। दूसरी बात ये कि फूड पांडा पे होगा तो मार्केट में बिजनेस वाले की सोच ये होती है मेरी प्रोडक्ट और सर्विस की विजिबिलिटी बढ़े, जहां जाए ना मेरा नाम दिखना शुरू हो जाए। वो ऐप खोलें तब मेरा नाम, फेसबुक खोलें तब मेरा नाम, इंस्टाग्राम खोलें तब मेरा नाम, पिंटरेस्ट खोलें तब मेरा नाम, यूट्यूब पे मेरी एड। बिजनेस की चाहत है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी से ब्रांड बिल्डिंग होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये फाइनल्स की बात है, बस यहां तक डन है। आगे आओ दोस्तों, अब देखो, अब पढ़ो, बहुत समझने वाली बात बेटा, पढ़े मिलके। नॉन कोर ऑपरेशंस आर गुड कैंडिडेट्स फॉर पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात। ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज सर्विस इज इन कोर डजंट नेसेसरली मीन दैट इट शुड बी। कह रहे जरूरी तो नहीं है, कोई चीज कोर नहीं है तो हर नॉन कोर चीज को आप आउटसोर्स कर दोगे। बिजनेस में कोर नहीं है लेकिन हर चीज भी आउटसोर्स नहीं होती। देखें ना, अब देखें, मैंने कैरियर का वर्ड यूज किया है, इस वर्ड को मैं चेंज कर लेता हूं। क्या? द एयरलाइंस मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन इफ एन आउटसोर्सिंग पार्टनर इज, बोलो, क्या मतलब बना? या तो हमें एक काम कर दें, ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट। या तो हमारी कॉस्ट गिरा दो, आप आ जाओ। या भाई फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं अभी, हमें कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 35 मिलियन पर ईयर, तो मैं आउटसोर्स करता हूं तो 25 मिलियन हो जाती है, 10 मिलियन सेव हो रहे हैं, बहुत होते हैं। आप बोले नहीं होगी तो 35 मिलियन की सर्विस, तो आप फौरन बोलेंगे सर फिर भी क्यों करें, 35 मिलियन घर में पड़ रहा है, 35 मिलियन बाहर से मिल रहा है। आप फिर भी आर्ग्यू कर सकती हैं, आप फिर भी आर्ग्यू करेंगे, बोलेंगे सर सुकून आएगा, सुकून, ये टक 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 शोर शराबा नहीं होगा सर, बाहर काम होगा, बाहर ही बाहर से ये सर्विस पूरी निमट जाएगी। देखिए मेरी बात समझे, एक चीज की कॉस्ट घर में कुकिंग की आ रही है 10,000 रुपीज, बाहर भी 10,000 की कॉस्ट है। आप मुझे बताएं बाहर के 10,000 प्रेफर क्यों करेंगे हम? आप बोलेंगे घर में सुकून रहेगा, मुंह चेंज नहीं होंगे, मूड चेंज नहीं होंगे, तो टेंशन कम रहेगी, पूरा वक्त दूसरे काम कर लेंगे हम। ये सारी चीजें भी आउटसोर्सिंग के वक्त देखी जाती हैं। बेटा इसमें क्यों कलर चेंज नहीं हुआ है? एक मिनट, ये रहा बेटा, देखें ये है, इसे कॉपी करना है। एग्जैक्टली exactly, शाबाश। हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा रेट पे भी रेडी हो जाते हैं, वजह क्या है?
नहीं यार, सिर्फ क्वालिटी नहीं। एक बात समझो बेटा, मुझे कुछ, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं, आज से 8 साल पहले की, जब मैंने फर्म छोड़ी थी, अपनी फर्म बनाई थी, तो अब उस वक्त मुझे नोट्स बनाने होते थे, तो अपनी फर्म खोल ली थी साथ साथ, फिर नोट्स बनाने होते थे, तो मुझे बताएं टीचिंग करना है, और नोट्स में वो चीजें हैं कि यार अगर मैं इनको हार्ड पे मार्क कर दूं तो कोई बच्चा भी मेरे लिए टाइप कर देगा। तो ये मेरे लिए क्या था, नॉन कोर या कोर? भाई टीचर के लिए नोट्स बनाना कोर है या नॉन कोर? आप बोलेंगे कोर, लेकिन नोट्स को टाइप करना, बेटा आप समझे, आईएएस पूरा है, आईएएस में चुनना कौन सी बात मेंशन करनी है, कोर। टॉपिक होते थे हमारे पास, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स होती थी, उनमें सेलेक्ट करना कौन सी केस स्टडीज लेनी है, कोर। लेकिन बेटा इज इट नेसेसरी कि मैंने सेलेक्ट किया तो मैं बैठ के लिखूं भी सब पंचिन? नहीं ना। डॉक्टर की दवाई प्रिस्क्राइब करना, कोर नॉन कोर? लेकिन शेल्फ से निकाल निकाल के देना, अब की ना अपने बात जबरदस्त। पिक हो गया कोर नॉन कोर। हुजैफा मेमन, बेटा मैं इसका जवाब देता हूं। सवाल ऐसा, आज तक जिंदगी में इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मेरा ख्याल है 10 साल तो हो गए होंगे, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। पूछा है, हैदराबाद से सवाल आया, सवाल ही कह रहे हैं, सर किसी को मारने के लिए सुपारी दी जाए तो सर ये आउटसोर्सिंग होगा? बेटा सहूलत से जवाब देता हूं मैं आपको इंशाल्लाह। मतलब हमारा दिमाग चलता कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन भी लिखें बेटा, टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आऊं लिख दूं सामने? डन है, कॉपी कर लिया? आ जाऊं? यस। Outsourcing means arranging for other business organizations to perform some admin task, or instead of having to employ individuals to do the tasks, बेटा यहां पे कुछ आप ऐड करोगे इस जगह, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन में एडमिन टास्क और मैनेजमेंट टास्क के आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे नॉन कोर आइडियली। मैं लिख देता हूं, डन बेटा, कॉपी कर लिया? बेटा वापस बोले,
मेन रीजन फॉर आउटसोर्सिंग अभी लिखे हुए आएंगे सामने, वेट कीजिएगा। लेकिन ये एक रीजन है, मेन नहीं है बेटा। बेटा कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं, ये भी कॉपी करें। ये जो अब आ रहा है, ये पेपर में एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप एयरलाइन के नाम से ये एग्जाम्पल लिखेंगे। देखें, फॉर एन एयरलाइन फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी आउटसोर्स। बेटा कॉपी कीजिएगा प्लीज। जी बेटा। इन्होंने तो अपने पास खुद तो कोई ड्राइवर रखे नहीं है ना, इनके अपने तो नहीं है ना। करीम उबर के ड्राइवर्स इनके अपने पेड एम्प्लॉयज तो नहीं है ना। इन्होंने किस किस चीज का आउटसोर्स किया है? इन्होंने ड्राइवर्स को भी आउटसोर्स किया है, बाहर से लेकर आया ना। लेकिन आप कहेंगे सर ड्राइवर्स को आउटसोर्स किया है, क्या मतलब? लेकिन रजिस्टर्ड किसके साथ होते हैं? करीम और उबर के साथ। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली आउटसोर्स है। उसकी वजह ये बनेगी कि इवेंचुअली एक एम्प्लॉयज की तरह है और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करीम को ही करते हैं। दोस्तों डन है? जी बेटा। सॉरी, सेकंड वाला अकाउंटिंग इन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स। मुझे बताएं, अकाउंटिंग कोर है नॉन कोर है? तकलीफ के साथ नॉन कोर। एयरलाइन के लिए भाई एक बात सुनो ना, पायलट जहाज उड़ा रहा है, ठीक है? पायलट निकल गया यहाँ से ऊपर, कराची क्रॉस हो रहा है, ठीक है? हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है? पायलट को आके क्रू ने ऐसे याद रखा, और भाई कैसा मौसम है, बादल बादल सब सेट, सब सेट। पायलट को बोला यार आज तो हमारी तकरीबन पीछे की सीटें खाली हैं। मैं बोला नहीं यार, यार ये पैसे भी कम देते हैं। अबे आप आगे देखो यार, आप आगे देखो। पायलट को ये टेंशन देनी नहीं है। एक दूसरी बात समझे ना, एयरलाइन में फूड का बहुत बड़ा रोल है एयरलाइन में। अच्छा, इस मामले में आप लोग का एक्सपीरियंस भी मेरा ख्याल है शायद मुझ जैसे ही कुछ होगा करीब करीब। हमारी लोकल एयरलाइंस का फूड कंपेयर्ड विथ लोकल एयरलाइंस का फूड की बात कर रहा हूँ, फूड राइट, जो वो बिरयानी या वो कुछ भी कस्टर्ड या ऐसी कोई चीज मिलती है, वो समटाइम आपको इतनी अच्छी लगती है। जब कोई आप लॉन्ग हॉल फ्लाइट लेते हैं ना, लंबी फ्लाइट, लेट से एमिरेट से ले रहे हैं, दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट है, आगे एक और कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते हुए तो मील शायद जिस कंट्री से आपकी टेक ऑफ होता है वहां का होता है। फिर हम जहां से उठे, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका से हमारी फ्लाइट उठी और दुबई आना था, तो बीच में जो आइटम आया ना, हम सोच रहे थे ये आया क्या है।
अगर घर में होते तो हम कभी भी नहीं खाते, अम्मी कुछ और बना के देती। ठीक है, अब उस वक्त हमें याद आया अपना एयर ब्लू और पीआईए, यार वो बिरयानी कितनी अच्छी होती है, इसमें बोनलेस बोटी होती है वो। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन फूड इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि पायलट जहाज उड़ा रहा है और बाहर उड़ा लिया और उसको टेंशन हो रही है बिरयानी ठंडी तो नहीं हुई होगी, मैंने सही वक्त पर चढ़वा दी थी, तो उसने उसने जहाज उड़ा लिया। दोस्तों, हम इन चीजों को रखते हैं आउटसोर्स्ड। ये आउटसोर्स्ड है भाई, ये लोग खुद देखेंगे, एक्सपर्ट्स हैं, ये इनका काम है, हमें ये काम नहीं करना। हमें ना खाने की फिक्र करनी है, ना अकाउंटिंग की फिक्र करनी है। अकाउंटिंग दोस्तों कोर नहीं होता, सॉरी टू से, कोर नहीं होता। बिजनेस भाई, जहाज उड़ाने वालों का असल काम क्या है? आप बोलेंगे डेबिट और क्रेडिट करना। वाह भाई, जहाज का असल काम जहाज को सही टेक ऑफ और सही लैंड करना है। ये पूरी एयरलाइंस की इंडस्ट्री का खुलासा है, सही टेक ऑफ और सही लैंडिंग, बस। इसके बाद दूसरी बातें आती हैं, जहाज कंफर्टेबल हो, ऐसा हो, वैसा हो, फिर कहीं पीछे वो डेबिट कार्ड चल रहा होता है, वो पीछे चल रहा होता है, तो वो नॉन कोर है। जी दोस्त, यस, यही यही चीज फर्ग्यूसन्स के लिए, यही चीज केपीएमजी के लिए क्या बन जाएगी? कोर, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन हम कभी कभार जहाज में उड़ते हैं, फर्ग्यूसन से जाते हैं किसी और कंट्री में। फर्ग्यूसन जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिसेज हैं फर्ग्यूसन के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और चौथा है काबुल। आपने मशहूर पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर का नाम सुना होगा, डॉक्टर मिस्टर बशीर जुम्मा साहब। तो बशीर जुम्मा साहब से हमारी कुछ सेशंस में मुलाकात हुई पहले। उन्होंने फर्ग्यूसन की तरफ से काबुल ऑफिस में सर्व किया, 70s की बात है। एन अमेजिंग पर्सन, शाराए जिंदगी पे सफर करके इनकी किताब है, और भी बुक्स हैं, लेक्चर्स देते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत जबरदस्त आदमी है बशीर जुम्मा साहब। तो बशीर जुम्मा साहब ने उधर काबुल ऑफिस सर्व किया। अज्यूम करें आप बोले हमारी मीटिंग है काबुल ऑफिस में, निकलना कराची से, यार मीटिंग पे वक्त पे पहुंचना तो हमारा बहुत जरूरी है, यार अपना जहाज ही ले लेते हैं। अब हंसी आ रही है ना? हम तो यार ये कोर एक्टिविटी बन गई है, आना और जाना। नहीं दोस्त, आपकी कोर नहीं है, आपके लिए ये नॉन कोर है, बीच की सपोर्टिंग एक्टिविटी है। सवाल ये पूछा जाएगा, फर्ग्यूसन करती क्या है? सर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज देती है। तो फर्ग्यूसन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ जहाज उड़ाते हैं, जहाज गिराते हैं, सही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए वो उनके लिए कभी कोर ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। एक सवाल आया है, सर फ्लीट किसे कहते हैं? फ्लीट, हाँ भाई, फ्लीट किसे कहते हैं? फ्लीट कहते हैं दोस्तों, ये गाड़ियां खड़ी हुई होंगी, इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फ्लीट। और हमारे यहाँ इसको, इसका मैनेजमेंट, इसकी मेंटेनेंस फ्लीट मैनेजमेंट कहलाता है। लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? सामान यहां से उठाया, यहां से आगे सुपरमार्ट, फिर आगे, फिर वो लाहौर, फिर वो आगे और आगे केपी के। ये कौन लोग हैं जो सामान डिलीवर कर रहे हैं? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री, जिसको सप्लाई चेन इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल फ्लीट मैनेजमेंट का है। वजह जबरदस्त। इसी तरीके से एक कंपनी, आपने एजिलिटी का नाम सुना होगा, नहीं सुना यार, तुम लोगों ने कुछ काम की सुनी है? एजिलिटी, AGILITY, इस कंपनी का नाम नहीं सुना? कराची में ये हैदराबाद पे जाते हैं तो M9 पे टूल प्लाजा आता है, ये भी नहीं देखा सर, आता है कुछ, आता है कुछ, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा। ठीक, उसके बिल्कुल लेफ्ट पे इनके वेयर हाउसेज हैं बड़े। ये ये शराय फैसल बिन का ऑफिस भी है। एजिलिटी ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ की नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ह्यूज कंपनी है। किस में मशहूर है? फ्लीट, अपनी लॉजिस्टिक्स। ऐसी कंपनी है दोस्तों, इनके अपने अपने जहाज हैं, ये सामान को डिलीवर करने के लिए, ये शिपिंग के लिए चीजें अपने उड़ाते हैं। तो पॉइंट समझिएगा, इतने ह्यूज लेवल पे काम जब करेंगे तो इनके पास ये काम होगा कि यार हमारा कार्टन जो है हम खुद बनाएंगे, टेप खुद बनाएंगे। ये बोलेंगे ये सब चीजें क्या करो? आउटसोर्स करो। अगली बात दोस्तों, आगे आते हैं। सवाल आया है कि, एक सवाल है, किसने पूछा? ये उमर ने पूछा। उमर कह रहे ब्रांड एम्बेसडर क्या आउटसोर्सिंग में आता है? जवाब सुनिएगा, अच्छा सवाल है। BMBS में तो दूर दूर तक हद तक ये बात नहीं आनी, लेकिन सुनिएगा। ब्रांड एम्बेसडर बनवाना या बनाना या ये करना, ये मार्केटिंग के हेड के अंदर आता है। एक
तो अगर आपकी मार्केटिंग आउटसोर्स्ड है तो आपको ये काम भी आउटसोर्स्ड है, और अगर आपकी मार्केटिंग इन हाउस है तो ये काम भी इन हाउस है। डन हो भाई? DHL भी होगा इस तरह बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, डन 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 डन। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात ही कह रहे हैं सर। सर 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 सर, सर अगर वो लोग आकर हमारे यहाँ काम करें तो आउटसोर्सिंग कहलाएगा, या वो अपनी जगह पे बैठ के काम करें हमारा तो आउटसोर्सिंग कहलाएगा? दोनों। वो वर्क फ्रॉम होम करें, वर्क फ्रॉम देयर ऑफिस करें, वर्क इन आवर ऑफिस करें, हमारी टीम के साथ मिलके करें, तो को सोर्सिंग कहलाता है समटाइम्स। तो यूं समझ लें, इतनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को आप लोग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना इसकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन आपसे पेपर में डिमांड की जाएगी। इतना ध्यान में रखें, जो काम हमने बाहर से करवा लिया वो क्या बन जाएगा दोस्तों? आउटसोर्सिंग। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट बेटा, ये मैं चाह रहा हूं इसमें जो मैं ब्लैक कर देता हूं उसको, कलर्स को, जो कॉपी करना है बेटा, ये पढ़ने के लिए तो पूरा ही लिख दिया है, लेकिन असल जो कॉपी करने वाली जगह है वो ये है। डन हो गया बेटा? बेटा ये कॉपी करना जरूर है यार, छोड़िएगा नहीं। हेडिंग हेडिंग कॉपी कर लें खाली, चलें, बाकी समझने के लिए। बेटा हेडिंग्स कॉपी कर ली? आई एम सॉरी, वापस से बोलें। आई अंडरस्टैंड, आप ये कह रही हैं एक्चुअली कि जहाँ पे ऐसा होता है कि दूसरी कंट्री से सर्विसेज ली जाती हैं, तो हम ऐसी सर्विसेज को आउटसोर्स ही कहेंगे, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं तो बेटा हम ये बोलेंगे आउटसोर्स सर्विस है, हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट आउट। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं। डन दोस्तों? जी बेटा, कंट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बेटा ये है कि एक बात बताएं, कंट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट को समझाता हूं, जरा सुनिएगा प्लीज। मैं एक डिपार्टमेंट इन हाउस चला रहा था, तो कॉस्ट मेरे बहुत बस में नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि मुझे दिखता था ये खर्चा है यार करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आउटसोर्स करता हूं तो आउटसोर्सिंग के ना अरेंजमेंट बहुत मुख्तलिफ होते हैं। एग्जाम्पल, एक अरेंजमेंट मैं उनसे तय कर लूं, मैं आपको महीने के 2 मिलियन दूंगा, इसके ऊपर कुछ हो भाई वो आप देखोगे, मैं तय कर लेता हूं। जब बेटा मैं तय कर लूंगा तो महीने के 2 मिलियन, साल के 24 मिलियन। मेरी बजटिंग में राहील बिल्कुल सेट हो गया कि मुझे 24 मिलियन अलग करने हैं इस काम के लिए। खुद चला रहा होता, आए दिन आके बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन की बात है, कंपनी किचन की बात है स्टाफ के लिए, तो आए दिन बोलते हैं फ्रायर खराब हो गया, माइक्रोवेव खराब हो गया, मैं इसी खर्चों को पूरा करते हुए रह जाता हूं। आप यकीन करें, ऐसी कंपनीज हैं, 800 एम्प्लॉइज हैं, अभी कराची की बात कर रहा हूं, आपसे यहां से 15 मिनट के डिस्टेंस पे 800 एम्प्लॉइज हैं, इतना बेहतरीन खाना बनाते हैं, एक एक चीज हाई क्वालिटी देते हैं। इवन कोरोना में जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था
तो उन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को मैंगोज भिजवाए घर पे कि भाई मैंगो का सीजन है, आप लोग ऑफिस पे नहीं आ रहे, वी आर मिसिंग यू, ये मैंगोज। और बोलेंगे इतने इंसान के बच्चे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, इस तरह काम करे, नाम नहीं, सुनो, ठीक है, अच्छे बच्चे बनो, बताऊंगा आज। तो अब पॉइंट सिर्फ सुनना दोस्तों, उन्हें जो अपना इन हाउस किचन मेंटेन करना है, जो डेली स्टाफ के लिए खाना बनता है, उसके लिए किचन का बहुत बड़ा एरिया है। भाई आप सोचिए 800 में से अगर 600 ऑन ऑफिस आते हैं, 200 WFH है, सही है, बाकी घर से काम कर रहे हैं, तो 600 लोगों को खाना बनाने का मतलब आप समझते हैं एक बड़ी दावत। अब माशाल्लाह उस कंपनी के मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, पूरे फ्लोर्स लिए हैं उसने, तो ह्यूज फ्लोर्स हैं। तो अब इतने बड़े बड़े फ्लोर्स हैं माशाल्लाह कि वो 600 लोग भी सुकून से अपने अपनी जगह में बैठे होते हैं, काउंट दिखता नहीं है, यूं समझे कि वो 600 लोग हैं। लेकिन 600 लोगों की दावत का मतलब है फजर के बाद से ना बनाने वाले को टेंशन शुरू। यहाँ 20 लोगों की दावत में 2 दिन से टेंशन होती है, आने वाली दावत आने वाली, लगता है वो सामने पुलिस की चेकिंग है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो ऐसी लोगों को टेंशन होती है जब कोई दावत, समटाइम्स प्रेशर होता है काम का। तो 600 लोगों का काम मैनेज करना, फिर उसमें वेस्टेज अलग, कुछ जल जाए अलग। आपने कहा भाई कैटरिंग वालों, फला किचन वालों, बिरयानी जली वो देग अपने पास रखना, मुझे बताना भी नहीं। मुझे इतनी तैयार देगें डेली चाहिए, इतना बारबेक्यू डेली चाहिए, इतनी चीजें डेली चाहिए। अब बताओ कॉस्ट किस में कंट्रोल होगी? आउटसोर्स में, आउटसोर्स में कंट्रोल होगी। अगली बात दोस्तों, आइए, चैलेंजेस ऑफ आउटसोर्सिंग एंड सवाल आया है कि शेयर रिस्क विद एक्सटर्नल पार्टी को एक्सप्लेन कर दें। जब आप आउटसोर्स करते हैं, अब माइक्रोवेव आपका जलेगा या उनका? उनका। अब चावल उनके ज्यादा लग जाएंगे, अब रोटी उनकी जलेगी, अब उनका मसला है, हमारा नहीं है। इन अदर वर्ड सर्विस खराब होगी, मसला उनका है, वो हमें सर्व करेंगे किसी भी तरह। 11:04 हो गए, तो मेरे ख्याल से सर खड़े में बाहर। कौन सी क्लास यहाँ पे है और कितने बजे है? 11:30 पे स्टार्ट है। अभी हम 11:15 तक ले लेते हैं, चलें चलें चलें, कंप्लीट करें। दोस्तों एक चैलेंज ये है कि जब आप आउटसोर्सिंग शुरू करते हो ना, तो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी टेंशन होती है कि हमें भी आउटसोर्स ना कर दिया जाए। एक नंबर 2, आप जिस स्टैंडर्ड पे खुद इन हाउस परफॉर्म कर रहे थे, हो सकता है बाहर वाले उस लेवल पे काम ना करें। कितनी बातें हो गई बेटा? तो तीसरी बात, कम्युनिकेशन इश्यूज को डराइज। क्या मतलब है इसका? बताओ भाई दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स किया, तो अमेरिकन जो अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ पे देसी लोग होंगे पाकिस्तानी, वही अंग्रेजी में बात करेंगे, पता है ये बात, सस्ते में काम करवाना है। तो एक रिस्क ये भी है कि कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे इतने फारिग होंगे, वो कुछ क्लाइंट खराब भी करेंगे, लेकिन वो उस कॉस्ट के लिए तैयार होते हैं, ठीक है यार, एक दिन वो सीख जाएंगे। इंक्रीजेस थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। मैं आपको उंगलियों पे गिनाता हूं इसके डिसएडवांटेजेस, आपको भी ऐसे याद होने चाहिए। जब दूसरे लोग आके काम करेंगे हमारे यहाँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज आएंगे, नंबर 1 जो मैं बता रहा हूं, कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 2, हमारी सक्सेस दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगी, और सक्सेस विल बी डिपेंडेंट अपॉन अदर कंपनीज परफॉर्मेंस। जो ओरली याद होने चाहिए वो बता रहा हूं। नंबर 3, dependency on the outsourced organization and therefore losing bargaining power। उन पे डिपेंडेंट हो गए। चौथी बात जो मुझे खुद बतानी है वो है लॉस ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अरे भाई मैं जहां से बिरयानी बनवा रहा हूं, मेरी फ्लाइट में लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो पड़ोसी वाले जहाज वाला बोल रहा है यार इनके कौन कौन सी बिरयानी कहां से बनवाई है। अब ये छुपती तो नहीं है मार्केट की बात है, वो भी चलेगा उसी के पास। इतने पैसे दिए भाई, तुम डबल बनाओ यार, 1 प्लेट के 2 प्लेट के पैसे देंगे 1 प्लेट के बदले में।
तो उसने इधर भी सर्व करना शुरू कर दिया, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया ऑयल लेने। ऑयल लेने, शाबाश। नहीं बेटा, सक्सेस सिर्फ कोर एक्टिविटीज से नहीं आती हम्माद, नॉन कोर एक्टिविटीज से भी सक्सेस का ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल, जहाज में आप लेजर ट्रेवलर हैं, लेजर, आप ऐसे ही घूमने जाते हैं, आप कोई अर्जेंसी बिजनेस मीटिंग में नहीं जाते, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एयर ब्लू भी है, आपके पास दूसरी कौन सी लोकल है, सीरीन, पीआई, सही है। आप कह रहे हैं मैं एयर ब्लू में जा रहा हूं बिकॉज यार इनका जो लंच सर्व होता है ना, जबरदस्त होता है, लेकिन लंच खराब हो गया, कोर एक्टिविटी तो नहीं था। अब वो गलती भी बेचारे पीछे किचन वालों की थी जिनको आउटसोर्स किया है, लेकिन आपने कहा यार एयर ब्लू की वो बात नहीं रही, हालांकि उसने तमीज से उड़ाया, तमीज से बिठाया जहाज, आप पहुंच गए, लेकिन आप बोलते हो नहीं यार वो बात नहीं है। तो देखो नॉन कोर का भी इंपैक्ट होता है। दोस्तों इसकी पिक्चर ले लीजिएगा प्लीज, ये आउटसोर्स करने के रीजंस हैं। बेटा इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, आपके पास ये बातें होनी चाहिए। और एक और पिक्चर लेके फिर क्लास ऑफ करते हैं। आगे आऊं भाई, कोई एक मुनासिब सी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दे। डन है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये मोस्ट कॉमनली आउटसोर्स बिजनेसेस, टिक कर लो बेटा, इसके बाद अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। बेटा यूजुअली हम सिनेरियो बेस्ड ही एक्सपेक्ट करेंगे अब, लेकिन अगर थ्योरी आती है तो हमने इतना इंशाल्लाह कवर किया हो गया होगा, अब थ्योरी लिख सकेंगे इंशाल्लाह। अब ट्रेंड यही है कि सिनेरियो बेस ही आता है, तभी मैं पूरा सिनेरियो बेस ही चल रहा हूं आपके साथ। इससे पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली दिखाऊं? अच्छा, इससे पहले वाली भी आ गई। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। आगे